जय हिंद। आज हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री कहते किसको है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कहते किसको है? अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को। जो बीता हुआ कल है वही चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, और इसमें हम आपको पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, ठीक है, कैसे लोग रहा करते थे, कैसे जीवन जीना स्टार्ट किए, कैसे खेती करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे अनाज उगाना स्टार्ट हुआ, कैसे पशुपालन करना स्टार्ट हुआ, सारा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो समझते हैं ध्यान से। हिस्ट्री को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ओके, कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ओके, तो हम प्रागैतिहासिक की अगर बात बोले तो प्रागैतिहासिक में जो लोग थे उसमें लोग जो थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पूरा एकदम बैल थे उस समय के लोग। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक में लोग थोड़ा बहुत लिख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखते थे कि लोग को समझ में नहीं आता था कि ये लिखा क्या है। ओके, तो आद्य ऐतिहासिक के लोग जो है लिखना तो जानते थे, लेकिन कैसा लिखा है वो कोई नहीं पढ़ सकता था उसको। ठीक है, उसकी जो लिपि थी बहुत चित्रात्मक थी। उसकी लिपि कैसी थी? तो बहुत चित्रात्मक थी उस वक्त। ओके, और ऐतिहासिक काल के जो लोग थे उसमें लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। जैसे भी लिखते थे वो मतलब पढ़ लेते थे। ठीक है, तो अच्छा से सुविकसित जो हुआ था ऐतिहासिक काल में, लोग जो है सुविकसित हो गया था। प्रागैतिहासिक में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आगे तो हम प्रागैतिहासिक की ओर चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इधर आगे की ओर चलेंगे। तो समझते हैं ध्यान से। प्रागैतिहासिक में हम लोग जानेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, और पाषाण काल कहा किसे जाता है? तो पाषाण काल उसे कहा जाता है जिसमें कि पत्थर के खोज हुई थी पहली बार। ठीक है, पत्थर की खोज किसमें हुई थी? पाषाण काल में। तो पत्थर का उपयोग करते थे लोग, स्टोन एज जिसे बोला जाता था। ओके, तो इसीलिए जो है पाषाण काल को स्टोन एज भी आप बोल सकते हैं। ओके, किसके कारण? तो पत्थर के कारण को पाषाण काल आप बोल सकते हैं। पाषाण काल को कई कालखंडों में बांटा गया है। वो कैसे बांटा गया है? तो पाषाण काल में आपको दिखेगा पुरापाषाण, दूसरा मध्यपाषाण, तीसरा नवपाषाण और चौथा उत्तरपाषाण। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पाषाण काल आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पत्थर की खोज हुई थी, पत्थर का उपयोग करते थे, इसलिए उसे स्टोन एज कहा जाता था। ओके, इस तरह से हम देखेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, ये जो था ये सबसे पुराना काल था। अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे पुराना काल किसे बोला गया है तो क्या बोलेंगे? पुरापाषाण काल को। सबसे पुराना काल पुरापाषाण काल को। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे ना एकदम दलिद्दर थे। क्या थे? दलिद्दर थे एकदम। सिर्फ और सिर्फ खाने पे ध्यान देते थे, बस किसी तरह से उसका जीवन यापन होता था, लेकिन उसको ये बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम जी कैसे रहे हैं। जंगल के जो लोग हैं उसको क्या पता, उसको तो बस खाना है, कैसे भी करके खाना मिल जाए, जो मिल जाए, जानवर मिल जाए, पशु मिल जाए, पक्षी मिल जाए, उसका अपना कोई प्रजाति मिल जाए, उसको तो ये तक एहसास नहीं होता था कि ये मेरा ही प्रजाति है, इसे मुझे नहीं खाना है। ठीक है, उसको यहाँ तक भी एहसास नहीं था। ओके, तो पूरा एकदम दलिद्दर थे, खाना बदोश थे। खाना बदोश का अर्थ ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ उसको खाने से मतलब रहता था। ओके, उसको किसी से मतलब नहीं है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे खाना है, जीवन यापन कैसे करके करना है। ओके, पूरा एकदम मन बुद्धि थे, बेकार थे एकदम। उसके बाद जो है पुरापाषाण में ही सबसे बड़ी अगर आविष्कार किया गया, सबसे बड़ी खोज किया गया तो वह किया गया आग की खोज। क्या किया गया? आग की खोज किया गया पहली बार। ठीक है, अब वो आग की खोज कैसे हुआ? अचानक से, वहाँ के लोग तो बैल थे एकदम, अचानक से खोज हो गया। कैसे खोज हो गया अचानक से? तो कहीं कहीं होता है ना, आंधी तूफान आया, एक दूसरे में टकराया, तो टकराने से, घर्षण पैदा होने से चिंगारी उत्पन्न होता है। तो चिंगारी उत्पन्न हुआ, वहाँ पत्थर में पत्थर टकराया, चिंगारी उत्पन्न हुआ तो एकदम पूरा एकदम जो है भयानक आंधी तूफान आने के वजह से चिंगारी उत्पन्न हुआ। टकराने से एक दूसरे के बीच में टकराया, पत्थर टकराया तो चिंगारी उत्पन्न हुआ। चिंगारी उत्पन्न से ये बात को लोग पता चल गया कि ये जो है यही आग है। ओके,
तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आग की खोज वो किया नहीं, बल्कि अचानक से कोई टकराने उकराने जब आग का आविष्कार हो गया ना, तब उस व्यक्ति को ये बात का एहसास हो गया, पुरापाषाण के लोग को, कि ये आग है, इससे खाना पकता है। ओके, तो इस तरह से अचानक से हुआ था। ओके, वहाँ के लोग तो मंदबुद्धि थे, तो किसी तरह से आग की खोज हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आग की खोज जो पहली बार हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। ओके, आगे क्या है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा अंत्येष्टि कार्यक्रम। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम। अब कहने का अर्थ ये हो गया कि पुरापाषाण काल में लोग जीना किसी तरह से जीवन यापन करते थे, मरते भी थे तो उसको भी खा जाते थे लोग। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये विकसित हुआ, मन बुद्धि मन उसका विकसित हुआ, दिमाग विकसित हुआ। तो धीरे धीरे जब ये काल आगे की ओर चला, तो उसके बाद जो है मध्यपाषाण काल में जब आया, तो ये बात को पता चला वो लोग को कि नहीं, जब अपना लोग जब मरता है तो उसको दफनाना चाहिए, अंत्येष्टि कार्यक्रम करना चाहिए। ठीक है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। धीरे धीरे एहसास हुआ। ठीक है, बुद्धि जो है वो विकसित हुआ। तो मध्यपाषाण काल में जो है वो लाश को दफनाना स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे और जब बढ़ेंगे आप, तो आगे जब बढ़े तो वहाँ के लोग जो है सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया? खेती करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि दिमाग तो विकसित हो गया था, उसे ये बात का एहसास हो गया था कि अपना लोग को जो है दफनाया जाता है। ठीक है, ऐसे खाया नहीं जाता है। ओके, तो फिर वो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि खेती उती करना चाहिए। वो खेती कैसे? अचानक से कोई चीज़ एकदम फेंक दिया, दाब दिया। ठीक है, अचानक से, विकसित तो था नहीं उसका दिमाग, अचानक से कोई चीज़ का खेती होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो पहली बार जो है खेती करना स्टार्ट किया वो। ओके, उसके बाद जो है खेती के बाद उसके बाद फिर पशु पालना स्टार्ट किया। क्या किया? पशु पालना स्टार्ट किया। खेती के बाद बोलेगा तो पशु पालना स्टार्ट किया। अब पशु में सबसे ज़्यादा भरोसामंद जानवर अगर कोई था तो वो था कुत्ता। ठीक है, तो पशुपालन में अगर आपसे बोल दिया कि सबसे पहले पशुपालन में किस जानवर का प्रयोग किया था, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कुत्ता को पहली बार जो है पालना स्टार्ट किया गया था। जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या हुआ? अस्थायी निवास वो खोजा। ठीक है, क्योंकि जीवन तो विकसित हो रहा था धीरे धीरे, तो अस्थायी निवास खोजा, वो रहने का ठिकाना खोजा कि अब जो है खेती करना स्टार्ट कर दिए, कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिए। अब ये खेती करेंगे कहाँ पर, या कुत्ता को रखेंगे कहाँ पर, या हम सोएंगे कहाँ पर, या तो इसलिए वो अस्थायी निवास फिर वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो अस्थायी निवास में वो रहना स्टार्ट कर दिया, अस्थायी निवास। ठीक है, उसके बाद जो अस्थायी निवास के साथ साथ फिर वो पहिया का फिर आविष्कार किया। ठीक है, पहिया, पशुपालन के साथ साथ वो पहिया का आविष्कार भी किया था। किस समय के लोग? तो नवपाषाण काल के लोग। ठीक है, पहिया का आविष्कार किया। उसके बाद धीरे धीरे दिमाग विकसित होते होते मिट्टी वो देखा, तो मिट्टी से वो जो है मिट्टी को बड़ा करते लेपा पोती करते जो है, उसके बाद धीरे धीरे वो जो है एक घड़ा का निर्माण किया। ठीक है, घड़ा जिसे बोलते हैं सुराही। ठीक है, इस तरह से वो बनाना स्टार्ट किया। ओके, सुराही। ओके, सुराही इसे बोलते हैं हम लोग मन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम के पर्पस से याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में खेती करना स्टार्ट हुआ, पशुपालन करना स्टार्ट हुआ। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता पाला गया, उसके बाद फिर अस्थायी निवास फिर लाया गया। ओके, फिर पहिया का आविष्कार हुआ, घड़ा का आविष्कार हुआ जिसे बोलते हैं मन का। तो ये सब किस काल में? नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार बोल दिया तो पुरापाषाण काल में हुआ था। तो ये हम क्या देखें? पाषाण काल में हम क्या क्या देखें? पुरापाषाण देखें, मध्यपाषाण काल देखें, नवपाषाण काल देखें। ठीक है, मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था, मतलब लाश को दफनाना। ओके, अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे खेती जो हुई थी मध्यपाषाण काल में, वो किसकी खेती हुई थी? एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा आपसे कि खेती जो किया था पहली बार किसका खेती किया था? तो वह किया था जौ और गेहूं का। गेहूं और जौ का जो है पहली बार खेती किया था। किस काल के लोग? तो नवपाषाण काल के लोग। ओके, और खेती जो किया था वो किस वर्ष किया था पहली बार? तो वह किया था 7000 BC। 7000 BC में पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है जिसे बोलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जाके वो खेती किया था। ठीक है, पहाड़ी पूछ लिया तो सुलेमान और किरथर बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी में किया था पहली बार खेती। कब किया था? तो 7000 BC में किया था। कहाँ पे है ये मेहरगढ़? तो पाकिस्तान में है, वहीं पे जो है सबसे पहले खेती किया था। किस काल के लोग? तो नवपाषाण काल के लोग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं उत्तरपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग किया गया था पहली बार। तांबा धातु का
खोज हुआ था। तो धातु में बोल दिया कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तो तांबा धातु की खोज हुई थी। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये हम क्या देखें, ये प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में देखें, जिसमें कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण काल के बारे में देखें। तो ये प्रागैतिहासिक काल हम टोटली देख लिए। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इसमें लोग क्या थे, लिखना पढ़ना, मतलब कि लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते कि क्या लिखे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं लिखते थे कि वो पढ़े। हम बताते हैं आपको, ये हम लिखे हैं, तो क्या आपको समझ में आया कि क्या लिखे हैं, ठीक है। तो वहाँ हैंड राइटिंग बोल सकते हैं, हैंड राइटिंग बहुत घटिया था, समझ में नहीं आता था कि लोग लिखा क्या। ओके, तो यही चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आपको पढ़ने मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ने मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ओके, तो हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो नदियों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे अधिकतर, वो ज़्यादातर ना सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो सिंधु नदी के कारण ही सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ा था। सिंधु नदी के कारण ही सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ा था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो पहली बार खुदाई हुई थी, कहने का अर्थ ये हो गया, सिंधु घाटी में सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो किस शहर की हुई थी, तो क्या बोलेंगे आप, तो हड़प्पा शहर की हुई थी सबसे पहले खुदाई, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि किसी को 4 बेटा है, ओके, तो बड़ा बेटा जो है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा ना। तो सिंधु घाटी में जब खुदाई का जब काम चला था, तो हड़प्पा में सबसे पहले ये खुदाई हुआ था, हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुआ था। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये खुदाई करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, तो वो था दयाराम सहनी। दयाराम सहनी ने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया था। ओके, और हड़प्पा सभ्यता अगर बोल दिया कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बोलिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक वैज्ञानिक थे, इतिहासकार, जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने पहली बार जानकारी दिया था कि यहाँ पे जो है खुदाई करिए, जानकारी दिया था, आभास दिया था कि यहाँ खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो पहली बार अगर जानकारी दिया था तो वो कौन दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। क्या दिया था, तो पहली बार मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन। मैसन मतलब मैसेज, पहली बार मैसेज कौन दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है। चार्ल्स मैसन याद नहीं रखिएगा, तो आप ऐसे तो याद रख सकते हैं ना, पहला मैसेज चार्ल्स मैसन, इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। एक था और इतिहासकार जिसका नाम था जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम ने ये सर्वेक्षण किया था, ठीक है। जेम्स कनिंघम ने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, नाप दिया था, ठीक है, कि जब हड़प्पा सभ्यता को जब खुदाई करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे तब फंसिएगा नहीं। ओके, तो जेम्स कनिंघम क्या बोला था कि इसकी जब खुदाई करेंगे तो ये नाप दिया था कि ये जो है लगभग, क्योंकि सटीक तो बता नहीं सकता था, अनुमान ही लगा के ही बता सकता था ना। जैसे हम यहाँ खुदाई करेंगे तो यहाँ क्या क्या चीज़ निकलेगा, कितना स्क्वायर तक फीट फैला हुआ है, ये सिर्फ अनुमानित बताया था। जेम्स कनिंघम ने क्या बताया था कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, ठीक है। ये कौन बोला था, जेम्स कनिंघम ने ये नाप दिया था कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। आप इसका खुदाई उदाई करिए। तो सबसे पहले जो है यही बताया था। ओके, नामांकन कौन किया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर नामांकन बोल दिया तो नामांकन कौन किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। कौन किया था, जॉन मार्शल ने ये पहली बार नामांकन किया था। ओके, और खुदाई अगर बोल दिया, खुदाई कौन किया था, तो खुदाई किया था दयाराम सहनी ने, ठीक है। कौन किया था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई तो दयाराम सहनी ने किया था। कब किया था, तो यहाँ हम बता ही दिए थे, 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई किया ना,
सिंधु घाटी सभ्यता का ये देखिए, मान लीजिए भारत का ये मैप है, ओके, मान लीजिए भारत का ये मैप है, ओके। तो सिंधु घाटी जब खुदाई किया ना, तो लगभग इस तरह से वो खुदाई हुआ, तरह से हुआ इस आकृति में। खुदाई करते 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 गया ना, तो फिर उसको दूर से देखा ना, तब इसी बात पता चला कि ये जो सिंधु घाटी की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। खुदाई करते 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 देखा ना, तो वो त्रिकोण आकार का बन गया था। तो वहाँ का लोग जो है, वहाँ के जो इतिहासकार थे जो खुदाई कर रहे थे, उसको ये बात का आभास हो गया, पता चला कि ये जो आकृति है ना सिंधु घाटी सभ्यता की, ये जो है त्रिभुजाकार की आकृति है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, कैसी आकृति है, तो त्रिभुजाकार की आकृति है, ओके। तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़क थे ना, सड़क थे, वो वहाँ की जो सड़कें थी ना, वहाँ की सड़कें जो थी वो सीधी थी एकदम। और किस ओर जा रही थी, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो सड़कें का ये विस्तार था। और सड़कें जो थी वहाँ की टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बल्कि सीधी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। और वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाले थे, नाली, ओके, क्योंकि वहाँ के लोग तो नहाते भी थे और नाला का भी इस्तेमाल करते थे, ओके, ये सब जरूरी था। तो वहाँ के जो नाली थे ना, तो नाली ये थे वहाँ के, वो सड़क क्या थे, सड़क के साइड में, मतलब कि नाली जो थे क्या थे, तो ये जो है ना, ये साइड में नालियाँ रहा करती थी, साइड में नालियाँ भी रहा करती थी, ठीक है। और नालियाँ जो थी ना, ये ढकी भी रहा करती थी, ताकि ईंटों से बना हुआ नाला था, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं, ओके। और वहाँ के जो दरवाजे खुलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे खुलते थे, तो वो दरवाजे खुलते थे साइड की ओर। क्या खुलते थे, साइड की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोथल के दरवाजे किस ओर खुलते थे, तो सड़क की ओर खुलते थे। लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे साइड की ओर खुलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो नाली थे ना, वो ढका हुआ था, ठीक है। और पक्की नाली हुआ था, पक्की नाली मतलब कि पक्की ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। इस तरह से समझिएगा, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखें, ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है, और कहीं ना कहीं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम यहाँ तक देख लिए, ओके। और लोथल अगर आपसे पूछ लिया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल में जो है गोदीबारा के साक्ष्य मिला है, लोथल में गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। और गोदीबारा का अर्थ क्या हो गया, बंदरगाह, ओके। लोथल में बंदरगाह मिला है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ की जो सारा चीज़ खुदाई हुआ था ना, सिंधु घाटी सभ्यता से ही खुदाई हुआ था। उसमें तरह तरह के शहर का निर्माण हुआ था, जैसे लोथल हो गया, चहुंद्रो हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ शहर में जब खुदाई हुआ ना, क्योंकि खुदाई करने के बाद जानते हैं, ये सिर्फ आंकड़ा बताया गया था कि 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। लेकिन जब सर्वेक्षण किया गया, जब खुदाई जब हो गया, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, ओके। और पूरा भारत का कितना स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है। मतलब आधा स्क्वायर किलोमीटर तक जो बोल सकते हैं, भारत का आधा जो है स्क्वायर किलोमीटर तक फैला कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था। तरह तरह के शहर में तरह तरह का खुदाई किया गया, तो तरह तरह के शहर में तरह तरह का चीज़ भी निकला, चहुंद्रो, कालीबंगा, ठीक है। इस तरह से मिला। तो हम एक एक करके आप निपटाने का प्रयास करते हैं, ओके। उसके बाद सिंधु घाटी के बाद जब दूसरा खुदाई था ना, तो वो था मोहनजोदड़ो का दूसरा खुदाई किया गया हड़प्पा के बाद। मोहनजोदड़ो में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लाश, ठीक है, लाश, तो आपको क्वेश्चन में लाश नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा क्वेश्चन में मृतकों का टीला, सबसे ज़्यादा मृतकों के टीला किस जगह मिला है, तो आप बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा मृतकों का टीला मिला है, सबसे ज़्यादा लाश मिला है, ओके। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यहाँ जो है कांसा, यहाँ क्या मिला है, कांसा मिला है और कपास मिला है। क्या मिला है, कांसा की नर्तकी मिली है। क्या मिली है, मोहनजोदड़ो में कांसा की नर्तकी, एक नचनिया मिली है। मतलब देखिए,
पता तो नहीं चलेगा कि नचनिया था कि नहीं था, लेकिन वहाँ जो मूर्ति था ना, वहाँ जो मूर्ति मिला है कांसा की, वो आकार में एकदम स्टाइल में मिला है, मतलब जैसे डांस करते हैं लोग एकदम नाचते हुए मिला है। तो ये बात का सिर्फ आभास किया गया कि मोहनजोदड़ो में है कांसा की नर्तकी मिली है, सिर्फ आभास किया गया, ठीक है, अनुमानित किया गया कि नचनिया मिला है। ओके, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और यहाँ क्या क्या मिला है, तो कांसा की नर्तकी मिली है, कपास मिले हैं, ये सब कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बगल में पड़ता है चाहुंद्रो, मोहनजोदड़ो चाहुंद्रो, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो के बगल में पड़ता है चाहुंद्रो। चाहुंद्रो में जो है क्या चीज़ मिला, तो चाहुंद्रो में खुदाई जब हुआ था तो चाहुंद्रो में ज़्यादातर देखा गया कि यहाँ पे जो है मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान में क्या क्या मिला है, तो यहाँ क्या क्या मिला है मेकअप के सामान में, तो छोटा शीशा मिला है, छोटा शीशा, इतनी को शीशा होता है ना, छोटा शीशा मिला है। ओके, और कंघी मिला है, क्या मिला है, और लिपस्टिक मिला है। ओके, क्या क्या मिला है, छोटा शीशा मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है मेकअप का सामान कहाँ से मिला है, तो फिर चाहुंद्रो से मिला है। और चाहुंद्रो किस नदी किनारे स्थित है, तो वो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। क्यों, क्योंकि मोहनजोदड़ो के बगल में ही चाहुंद्रो पड़ता है, इसलिए सिंधु नदी किनारे दोनों स्थित है, मोहनजोदड़ो भी और चाहुंद्रो भी सिंधु नदी किनारे स्थित है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मेकअप का जो सामान मिला है वो ज़्यादातर चाहुंद्रो में मिला है। लेकिन चूड़ी अगर बोल दिया ना कि चूड़ी कहाँ मिला है, तो चूड़ी मिला है कालीबंगा से। चूड़ी कहाँ मिला है, चूड़ी मिला है कालीबंगा से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कालीबंगा अगर बोल दिया, कालीबंगा से क्या मिला है, तो वो हल मिला है। क्या मिला है, हल मिला है, खेत भी मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, हल मिला है और जोता हुआ खेत मिला है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, लोथल में जो है नाप तोल के सामान मिला है, लोथल में नाप तोल का सामान मिला है। तो इससे ये अनुमानित किया जा सकता है कि लोथल से जो है सर्वाधिक व्यापार किया जाता था, बंदरगाह था वहाँ पे, क्योंकि वो दीवारा था, तो वहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। फारस का मुहर लगा था, फारस से लोग आते थे और लोथल में जाके व्यापार करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लोथल में ना नाप तोल का जो वो बटखरा होता था, बटखरा वो 16 केजी का होता था। आप सोचे हैं कि मुझे 2 केजी सामान दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ जो है कम से कम जो है 16 केजी का ही बटखरा हुआ करता था, ठीक है। तो नाप तोल में 16 केजी का ही वाट रहा करता था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से होता था, वो लोथल से ही होता था। और लोथल अगर बोल दिया कि किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो कंप्लीट हम यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आते हैं सुरकोद्दा। सुरकोद्दा से क्या मिला था, तो घोड़े के अवशेष मिले थे, घोड़े के अवशेष। अब सीधा घोड़ा तो आप बोल नहीं सकते थे, जिंदा घोड़ा तो मिलेगा नहीं, दबा हुआ है, क्योंकि वो तो खुदाई करके मिला था। ओके, तरह तरह का निर्माण कैसे हुआ, खुदाई करने के बाद। तो वहाँ सुरकोद्दा में घोड़ा के अवशेष मिले थे। घोड़ा के अवशेष का अर्थ ये हो गया कि घोड़ा के हड्डी मिले थे, घोड़ा के कंकाल मिले थे, ठीक है। कहाँ से, तो सुरकोद्दा से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक आते हैं रंगपुर। रंगपुर से क्या मिले थे, तो रंगपुर से धान के भूसी मिले थे, रंगपुर से धान के भूसी मिले थे। ओके, कालीबंगा से क्या मिले थे, तो जोता हुआ खेत मिला था। ओके, हल मिला था। ओके, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, तो स्विमिंग पूल मिला था। स्विमिंग पूल का अर्थ ये हो गया कि वहाँ के लोग जो है ना नहाने के लिए बड़ा सा तालाब बनाते थे, स्विमिंग पूल बनाते थे और वहाँ छलांग मार के नहाते थे। तो स्विमिंग पूल को आप इतिहास की भाषा में क्या बोल सकते हैं, स्नानागार। क्या बोल सकते हैं, स्नानागार। तो स्नानागार कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से कुछ क्या क्या मिला था, स्विमिंग पूल मिला था जिसे बोलते थे स्नानागार। मृतकों का टीला बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा लाश मिला था। ओके, ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, लेकिन कब्रिस्तान अगर बोल दिया तो हड़प्पा बोलिएगा, फंसिएगा नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में स्विमिंग पूल से बोलते हैं स्नानागार, स्नान मतलब कि स्नान करता था। ओके, मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था, तो अनाज का गोदाम मिला था। अनाज का गोदाम, जैसे कि अभी भारत सरकार का अनाज का गोदाम कौन है, FCI का गोदाम है। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ओके, बोलते हैं अन्ना नागार। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं, अन्ना नागार मिले हैं।
मृतकों का टीला मिले हैं, सबसे ज़्यादा लाश मिले हैं, नहाने के लिए स्नानागार मिले हैं। ओके, तो ये सब चीज़ मिला था। तो आपको जो है इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।